नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। बहुजनों को जो आज तक पिछले हज़ार सालों से हमने देखा है कि जिस तरह से उन्हें सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक प्रतिनिधित्व हर रूप से जिस तरह से उनको पीछे किया गया है और उनकी दिशा बदलने की पहल जिस तरह से संविधान के थ्रू हुई, बाबा साहब अम्बेडकर के थ्रू हुई है, तो अब आगे बहुजनों का भविष्य किस्मत जो है वो किस तरह से बदलेगा? इस पर लोगों का क्या सोचना है, जो विद्वान जन हैं उनका क्या सोचना है? बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली थी, धम्म में घर वापसी की थी। तो जो धम्म के लोग हैं, बाबा साहब के जो मानने वाले लोग हैं, उनका इस पर क्या थिंकिंग है कि आगे क्या प्रारूप होना चाहिए? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं भंते सुमित रत्न जी। भंते सुमित रत्न जी के बारे में आप सभी जानते होंगे। आपने बहुत सारे वीडियोज़ में उनको देखा होगा। वो बुद्धिज़्म के प्रचार-प्रसार और बाबा साहब के सबसे प्रिय अनुयायियों में से एक हैं और वो लगातार बुद्धिज़्म का प्रचार कर रहे हैं। 18 देशों की यात्रा कर चुके हैं और लगातार पूरा अपना जीवन उन्होंने डेडिकेट कर दिया है बुद्धिज़्म के प्रचार-प्रसार और बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज हम सबके बीच में हैं, आज मैं आप लोगों को उनसे सवाल-जवाब करूँगा। आप लोगों के पास भी अगर कोई प्रश्न है, आप भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आपके प्रश्न भी भंते जी से दिलवाऊँ। तो चलिए हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, मैं उनको स्क्रीन पे ले रहा हूँ। भंते जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है साइंस जर्नी पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आप भिक्षु बनने के लिए आपने ये रास्ता क्यों चूज़ किया है? आपकी कैसे जर्नी रही? हम सब या हर एक व्यक्ति तो एक परिवार में जन्म लेता है, वो आगे बढ़ता है, सबके माता-पिता कहते हैं पढ़ो, पढ़ो, कुछ करो, कुछ करो। आपने इस दिशा में कैसे कदम रखा? ये हम सब जानना चाहते हैं। जी। जी, मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ था और मेरे जो ग्रैंडफ़ादर हैं वो पहले से ही भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। एक जगह का नाम सुना होगा, शंखेशा अभिधम्म नगरी है, उसके पास ही हमारी जन्मभूमि है। तो चूँकि मेरे ग्रैंडफ़ादर 71 से बौद्ध हो गए थे और उन्होंने बुद्धिज़्म को समझ लिया था, अनुयायी भी बन गए थे और बड़े-बड़े विद्वजन जैसे भंते आनंद कौशल्यायन जी, ललई सिंह यादव जी, तमाम लोग हमारे बाबा ने अपने घर पर बुला करके भोजन कराया उन्हें। मान्यवर कांशीराम साहब जब इटावा से चुनाव लड़ने आए तो हमारे घर पर उनका भी भोजन हुआ था। लगातार वो इस आंदोलन से जुड़े रहे और उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं बौद्ध भिक्षु बनूंगा या तो मैं अपने परिवार में से किसी को बौद्ध भिक्षु बनाऊंगा। तो जब लोगों से उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की, तो लोगों ने कहा कि आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो रही है, अब आप भिक्षु क्या बनकर करेंगे? आप अपने हुँ? आप अपने किसी परिवार के सदस्य को बनाएँ। तो उन्होंने मुझे टारगेट किया और बचपन में ही मुझे अपने साथ वो सुलाने लगे और पैसे देकर के मुझे पंचशील सिखाया उन्होंने। और एक बात वो हमेशा कहते थे कि बौद्ध भिक्षु दुनिया में सबसे महान होता है और बड़ा होता है। बौद्ध भिक्षु बनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बौद्ध भिक्षु नहीं बनेंगे, तो बुद्ध की संस्कृति, उनका दर्शन, उनकी विचारधारा पिछड़ जाएगी, प्रचार नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने मुझे बौद्ध भिक्षु बनने से पहले ट्रेन से कुशीनारा दिखाया, बोधगया दिखाया, शंखेशा मुझे लेके गए और आज के 26 साल पहले मुझे बौद्ध भिक्षु बनने का अवसर प्राप्त हुआ और तब से मैं लेकर के आज दिन तक वापस नहीं लौटा हूँ। और मैं लगातार भगवान बुद्ध, साथ-साथ सम्राट अशोक, बुद्ध, अशोक, फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर के जन-जन में के बीच में प्रचार-प्रसार कर रहा हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान हुआ और इस दौरान हमने बड़े-बड़े बौद्ध सम्मेलन कराए। बोधगया के आंदोलन में भी मैं पार्टिसिपेट रहा। इसके पहले जब साकेत पर हमला किया, मंदिर बनाया गया, तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, 1 लाख का जुर्माना भी हुआ था। और इसके अलावा बहुत तमाम कार्य ऐसे हैं, लगातार मैं कर रहा हूँ। 2 स्कूल चलाता हूँ, एक हिंदी मीडियम है, एक इंग्लिश मीडियम है और एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट ट्रेनिंग सेंटर बना रहा हूँ, जहाँ मैं पूरे दुनिया के लोगों को बुलाकर अच्छा नागरिक
अच्छा बौद्ध कैसा होता है, इसको बनाने का प्रयास करूंगा। और आज मैं पूरे उत्तर भारत में, पूरे देश में, विदेश में धम्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूं। लगभग हमने 17 देशों की यात्रा की है और लगभग 1,000 से ज्यादा लोगों को विदेश यात्रा कराकर ये एहसास कराया है कि आप अपनी संस्कृति को नहीं संभाल पा रहे हो, लेकिन दुनिया ने आपके पुरखों की विरासत को संभाला है। ये मेरा परिचय है, मैं आपके बीच में हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया आपका भिक्खू जी। आपने अभी बताया कि राम मंदिर पे आप कोर्ट में भी गए थे और वहाँ पे 1 लाख रुपए फाइन भी लगा था। जी। ये प्रसंग बहुजनों में काफ़ी कम लोग जानते हैं या मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा-सा एलैबोरेट करें, फिर आगे के मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। जी। कोरोना के दौरान खुदाई कराई इन्होंने और खुदाई में जब बौद्ध अवशेष निकले, कई टीवी चैनलों ने, कई अखबारों ने दिखाया, तो जब हमें पता चला तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरे अवशेष निकले। लेकिन दुख तब हुआ जब इन लोगों ने उन अवशेषों को क्रेशर में डालकर बालू बनाया, उनके सबूतों को मिटाया। तो कोरोना के दौरान मैं स्वयं अपनी एक टीम के साथ वहां पहुंचा, जहां बड़े बड़े पुलिस के, पीएसी के, सीएसआईएफ के घेरे थे और मुझे वहां गिरफ्तार कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया। मैं शासन प्रशासन से लड़ता रहा और चंपत राय जो खुदाई करा करके हमारे अवशेष मिटा रहे थे, उनसे मिलने का प्रयास किया। मेरी मांग थी कि अवशेष मिटाए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जिम्मेदारी है, उसे संग्रहालय में रखा जाए, उनको मिटा नहीं सकते हैं आप। और मैं लड़ा, संघर्ष किया। जब मैं हाई कोर्ट गया तो मुझे डिसमिस कर दिया गया, और जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया तो 1 लाख का जुर्माना अरुण मिश्रा नाम के सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिया मुझे, और कहा, हाउ टू डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आपको विदेशी फंडिंग हो रही है, आपका दिमाग खराब हो गया है, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ यहाँ आए हैं। और 1 लाख का जुर्माना दिया और 1 लाख रुपया हमने भरा। ये मेरा इतिहास रहा। बड़ा संघर्ष किया, बड़ी बड़ी मेहनत की और बड़ा संघर्ष किया। तो राम मंदिर में सबूत बुद्धिज़्म के मिल रहे थे, आप उसके लिए वाजिब सवाल कर रहे थे, वाजिब जगह पे जा रहे थे, फिर भी ये फाइन मारा गया, तो क्या आपको लगता है कि ये कहीं न कहीं इस पूरा सिस्टम मिलके डिस्क्रिमिनेशन किया है? अरुण मिश्रा भाजपाई थे, आरएसएस के थे। जो इन्हें आदेश मिलता था आरएसएस से, वही निर्णय लेते थे। और चंद्रचूड़ जी ने जो निर्णय लिया, अरुण मिश्रा जी ने जो निर्णय लिया, सब बीजेपी के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर लिया। वो सारे लोग जानते हैं कि ये बुद्ध का देश है, ये सम्राट अशोक का देश है, ये सम्राट महापद्म नंद का देश है, सम्राट हर्षवर्धन का देश है, सम्राट कनिष्क का देश है। लेकिन इसके बावजूद भी वो बलात् कब्जा करके हमारी विरासत पर बैठे हैं। और बड़ा हमने संघर्ष किया, डिटेन किया गया मुझे। मुझे धमकी दी गई कि आप पर तमाम केस लगा के जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम डरे नहीं, संघर्ष करते रहे और आज भी संघर्षरत हैं। जी बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। मेरा अगला प्रश्न है कि बहुजन समाज पिछले हमने देखा है कि लगातार सदियों से जिस तरह से हर तरह से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक हर रूप से अछूता किया गया है पूरे इस सिस्टम के द्वारा, जो सिस्टम हमें हिंदू कहने का प्रयास करता है। तो ये संविधान के थ्रू एक प्रयास किया गया है प्रतिनिधित्व देने का। पर क्या ये जी। प्रतिनिधित्व जो आरक्षण है ये सफिशिएंट है बहुजनों के विकास के लिए? आरक्षण जी। से, आदरणीय महोदय, आरक्षण से हमें राजनीतिक अधिकार मिले, एमपी एमएलए बनने का अवसर प्राप्त हुआ। आरक्षण से हमें कह सकते हैं सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने का अवसर मिला, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इससे और बड़ी दुनिया इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में हमारा कोई योगदान नहीं है। मैं आजकल बड़े बड़े आयोजन करता हूं, उनमें 3 स्लोगन लिखता हूं, बौद्ध बनो, शासक बनो और व्यापार करो। तो बहुत सारे तकियानुसी, छोटी सोच के हमारे लोग कहते हैं ये व्यापार करो क्या है। तो मैंने कहा तुम्हारे बाप दादे मजदूरी करते रहे, नौकरी करते रहे, गुलामी करते रहे, आपको व्यापार समझ में नहीं आएगा। आइए हमारी पाठशाला में आइए, फिर आपको बताएंगे कि बिजनेस क्या है। जब मैं उनको बताता हूं कि अडानी अंबानी 2 लोग पूरी सरकार चला रहे हैं, प्रधानमंत्री का निर्णय खुद ले रहे हैं, ये बिजनेस में ताकत होती है। इसलिए मैं आजकल बौद्ध बनो, शासक बनो के साथ साथ
बड़े तेजी से अभियान चला रहा हूं कि बहुजनों को बिजनेस की तरफ, रोजगार और व्यापार की तरफ आना चाहिए। ये मैं इसलिए कर रहा हूं आदरणीय महोदय, हमारे द्वारा तमाम देशों की यात्रा की गई, जैसे जापान, सिंगापुर, और मैं वियतनाम गया, थाईलैंड गया, श्रीलंका गया, तमाम देशों में गया, कंबोडिया गया, और तमाम देशों की हमने जो यात्रा की उससे मुझे जानकारी हुई कि वहां के बौद्ध बिजनेसमैन हैं। ये टोयोटा कंपनी, ये होंडा कंपनी, ये सुजुकी कंपनी, ये इसुजू कंपनी, ये निशान कंपनी, ये सब बौद्धों की कंपनियां हैं। तब मुझे लगा कि भारत के बौद्धों को भी जो राजनीतिक उनको हक दिलाए उनका भी जरूरी है, और जो सरकारी नौकरियों में उन्हें भेजे उसके लिए काम करे वो भी जरूरी है, लेकिन ये पार्ट भी बहुत जरूरी है कि बहुजनों को व्यवसाय और कह सकते हैं कि इंडस्ट्री, रोजगार में आना चाहिए। ये हमारा अभियान चल रहा है और इस पर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। जी। अक्सरहा एक प्रॉब्लम देखी जाती है कि जब भी बहुजन व्यापार करते हैं या कहीं पे जब वो दूसरी जगहों पे जाते हैं, रूम लेने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जाति पूछी जाती है। जाति के आधार पर उनको वहाँ पे टिकने नहीं दिया जाता, रूम नहीं दिया जाता है। क्या ऐसे माहौल में बहुजन व्यापार में सफल हो पाएँगे? क्या उनमें इस तरह की कोई बाधाएँ आएँगी? और अगर आती हैं, तो उनको कैसे दूर किया जाएगा? मेरा मानना है कि बाधाएं जब आती हैं तभी व्यक्ति कुछ बड़ा कर पाता है। अगर ज्योतिबा राव फुले जी को उनके मित्र की शादी से भगाया न गया होता तो वो महामना ज्योतिबा राव फुले नहीं बन पाते। अगर विदेश से पढ़ने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सयाजी राव गायकवाड़ के यहाँ अपमान न मिलता तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं बन पाते। और मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये जो SC ST समाज, OBC समाज है, जिसे हम बहुजन कहते हैं, पिछड़ा दलित कहते हैं, शोषित कहते हैं, तमाम लोगों ने तमाम संघर्ष झेलकर, तमाम अपमान झेलकर बड़े बड़े बिजनेस खड़े किए हैं। दलित कौड़ी से करोड़पति बने, किताब भी छपी है। तमाम लोगों को मैं जानता हूं जो बहुत आगे गए हैं। जी, जायज सी बात है कि चूंकि जातिवादी देश है, अगर आप ढाबा खोलेंगे अपनी जाति के नाम पे तो कोई खाएगा नहीं। कोई क्या OBC नहीं खाएगा, और सबर जातियां तो कोई खाने नहीं आपके आएंगी। तो इसलिए और भी इनके अलावा ऐसे काम हैं जिनमें हमें अंदर घुसना चाहिए और घुस करके रुचि लेनी चाहिए। एक मैं उदाहरण यहां देना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, कि जब पाकिस्तान अलग हुआ भारत से तो तमाम सिंधी पंजाबी भारत में भागकर आए। उनके पास खाने को नहीं था, रहने को नहीं था, लेकिन आज 75 साल में वो भारत में अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, बड़े बड़े लोग बन गए। और हम भारत के मूल निवासी, हम यहाँ के राजा महाराजा, घर में शौचालय नहीं है, कोई धंधा व्यापार नहीं है। ये माइंड सेट है। मेरा ये मानना है कि अगर हम ट्रेनिंग दें, प्रॉपर सिखाएं और ये बताएं कि नौकरी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम और जो सर्वेंट गिरी हम ट्रांसफर अपने बच्चों को नहीं कर सकते। एक डॉक्टर अपने आप कह सकते IAS अपने बच्चे को IAS नहीं बना सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन अगर 1000 करोड़ का टर्नओवर है तो वो ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए बहुजनों को, शोषित लोगों को व्यापार में आना चाहिए। और हमसे ज्यादा बड़ा उपभोक्ता कौन है? इतनी बड़ी 100 करोड़ आबादी हम भारत में लोग हैं, ऐसी कौन सी चीज जिसका हम उपभोग नहीं करते? इसलिए इस विषय पर काम हो तो मैं जानता हूं कि अगर हमने मुख्यमंत्री अपने बना लिए हैं, IAS PCS अपने बना लिए हैं, तो अरबपति खरबपति भी, बड़े बिजनेसमैन भी हम लोग अपने बना सकते हैं। ये मेरा मानना है। जी। बाबा साहब से जब पूछा गया कि क्या बहुजनों को सबसे पहले इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से हमें ध्यान देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तब बाबा साहब का ये मानना था कि नहीं, हमें सबसे पहले शैक्षणिक रूप से और जो प्रतिनिधित्व है, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। आपकी क्या विचारधारा है कि बहुजनों को इस समय बाबा साहब की इस बात से आप क्या इत्तेफ़ाक रखते हैं? जी। नहीं, बाबा साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बिना शिक्षा के हम रोजगार भी नहीं कर सकते। और इस देश में ग्लोबलाइजेशन के जमाने में बिना इंग्लिश के, बिना अच्छी शिक्षा के और बिना टेक्निकल नॉलेज के हम जॉब भी नहीं पा सकते। अगर हमें कंप्यूटर नहीं आता तो कंपनी में नौकरी नहीं लगेगी। अगर हमें प्रमोशन पाना तो हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। ये तो बाबा साहब की बात बिल्कुल फाइनल है कि हमें शिक्षित होना पड़ेगा, और शिक्षित ही नहीं, कामयाब शिक्षित, अच्छा शिक्षित होना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि अगर हमें रोजगार नहीं मिल रहा है,
अगर हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो हमें हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठना है, हमें छोटे छोटे रोजगार, धंधे, व्यापार डालने चाहिए। जिस तरह से बिना पढ़े लिखे मुसलमानों के तमाम बच्चे टेक्निकल क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में काफी अच्छा धंधा व्यापार कर रहे हैं, हम लोगों को भी आना चाहिए। सरदार मुझे कोई भीख मांगता नहीं मिला, वो सब धंधे करते हैं, व्यापार करते हैं, हमारे लोगों के खून में मजदूरी है, और कह सकते हैं कि वो मजदूरी ही करना चाहते हैं। ये माइंडसेट हमें बदलना पड़ेगा। अगर ये मुहिम हम चलाएं तो बहुत जल्दी हम कई लोगों को, कई हजार लोगों को हम करोड़पति बिजनेस के माध्यम से बना सकते हैं। जी, तो यहाँ पे एक जैसे बात आई कि शिक्षा की, कि शिक्षा सबसे पहले ज़रूरी है, देन फिर हम व्यापार को आगे बढ़ाएँगे। यहाँ पे जो सबसे मेन प्रॉब्लम है बहुजन समाज के साथ, वो ये है कि हर एक ब्राह्मणवादी जो है या तथाकथित जो हिंदूवादी है, उनके यहाँ एक पैटर्न देखा गया है कि वो सदियों से लिखने-पढ़ने का काम करते आए हैं, तो वो अपने बच्चे को आज भी इस चीज़ पर फ़ोकस कर रहे हैं। पर बहुजन समाज का एक बड़ा तबका है, जिसमें अभी भी ये बात नहीं जा पाई है कि बच्चों को सबसे पहले हमें एजुकेशन देना है। वो सोचता है कि अभी मैं मज़दूरी करने जाऊँगा, बच्चा भी मेरे साथ मज़दूरी करने जाएगा, देन कुछ हमें पैसे आ जाएँगे। तो इसमें हमें कैसे काम करना होगा? आदरणीय महोदय, 75 साल की आजादी में मुसलमानों ने तमाम बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटियां और मदरसे बनाए, मस्जिदें भी बनाई। इस स्वतंत्र भारत में ईसाइयों ने बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल, यूनिवर्सिटियां बनाई। सो कॉल्ड ब्राह्मणों ने, आरएसएस के लोगों ने बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बनाई, सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित किए। लेकिन इस 75 साल की आजादी में कह सकते हैं कि बहुजन समाज ने, शोषित समाज ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। हमें बनाना चाहिए था यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रोजगार, धंधे, अपनी बैंकें। हम लोग संगठन बनाने में उलझ गए। अब उनके पास पता चला 100 विश्वविद्यालय हैं, हमारे पास 1 लाख से ज्यादा संगठन है। तो जो सरल था वो हमने काम कर डाला, कठिन काम की तरफ हम नहीं गए। तो मेरा यही मानना है कि हमें रोजगार की तरफ वापस आना पड़ेगा, और जितना लाभ राजसत्ता और नौकरी भी नहीं दे सकती, इतना लाभ हमें रोजगार दे सकता, बिजनेस दे सकती है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और इस पर मैं संघर्ष कर रहा हूं। लोगों को मैं बौद्ध होने के साथ साथ, शासक होने के साथ साथ अपना व्यापार खुद करो, बिजनेसमैन बनो, इसकी भी बात बता रहा हूं। जी, अभी भी पूरा बहुजन समाज कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और जितने भी राजनेता हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनका ये मानना है कि आप हमारी सत्ता बना दो, सरकार बना दो, देन फिर आपका सारा चीज़ें चेंज हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज को राजनीति में अगर वो जाता है तो उसकी किस्मत बदलेगी, या फिर अगर वो व्यापार करना चाहता है तो ये मोटिवेशन उसको कैसे मिलेगा कि हमें व्यापार ही करना है? जी। देखिए, जो राजनीति के लिए काम कर रहे हैं, पार्टियां बना के काम कर रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी काम है, क्योंकि बिना सत्ता के परिवर्तन नहीं होता। और जहां जहां भी हमारी आइडियोलॉजी की सरकारें बनी, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। चाहे बसपा की सरकार रही हो, नीतीश कुमार की सरकार रही हो, या फिर स्टालिन की सरकार है, या और भी तमाम ऐसी सरकारें होंगी जिन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लिए अच्छा काम किया होगा। हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन पैरेलल जितनी हम ऊर्जा सत्ता प्राप्ति के लिए लगा रहे हैं, पैरेलल उतनी ऊर्जा हमें बिजनेस खड़ा करने के लिए भी अपने समाज में लगानी चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि अडानी अंबानी की हम चर्चा करते हैं, वो देश चला रहे हैं, हम क्यों व्यापार की तरफ नहीं जा रहे हैं? और अगर हम बड़े नेता बन भी जाएंगे, पैसा से ही सत्ता चलनी, पावर से ही चलनी, तो क्या हम कर लेंगे? इसलिए मेरा मानना है कि हम अच्छी शिक्षा के लिए भी काम करें, और हम सत्ता के लिए भी काम करें, पार्टियां भी बनाएं, चलाएं, नो डाउट, लेकिन हम इस दिशा में भी काम करें कि अपना रोजगार, अपना व्यापार, अपनी बैंक दिशा में भी काम हमें करना पड़ेगा, जैसा कि मैं उचित समझ रहा हूं। जी, यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि अगर अमानी, अडानी ये दोनों वैश्य फैमिली से हैं, इवन अडानी तो जैन हैं। तो अगर ये लोग इस देश पे सत्ता चला रहे हैं, तो बहुजन समाज का तो सबसे बड़ा कहना ये है कि हमें तो ब्राह्मणवादियों के कारण प्रॉब्लम है। इसको आप कैसे देखते हैं? सर, सच्चाई बहुत बड़ी है जो मैं बताना चाह रहा हूं, कि इस समय देश भारत में जो लोग सामंतवादी हैं,
ब्राह्मणवादी हैं, जातिवादी हैं और अपने आप को ऊंचा मानते हैं, वो तो हैं ही हैं। लेकिन जो ओबीसी एससी में जो नए ब्राह्मण और नए ठाकुर पैदा हो रहे हैं, ये भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के दुश्मन हैं, बुद्ध के समतावादी आंदोलन के दुश्मन हैं। कुछ लोग पढ़ लिख करके अपने आप को दलित ब्राह्मण बना लिए हैं, ओबीसी वाले चार पैसे कमा लिए, थोड़ा गाड़ी घोड़ा जुटा लिया तो ये ठाकुर बन गए। तो जो पुराने ठाकुर ब्राह्मण थे सामंतवादी, उनसे तो हमारा आंदोलन है ही है परेशान, लेकिन जो नए पैदा हो गए इनसे भी परेशान है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस समय कोई ठाकुर ब्राह्मण आपका दुश्मन नहीं है, हमारे अपने लोग ही हमारे दुश्मन हैं, जो दुश्मनों की खेमे में खड़े हैं और अपनी संस्कृति विचारधारा को छोड़कर और अपनी संस्कृति को भुला करके बैठे हैं, ऐसा मैं समझता हूं। जी। अच्छा, एक बोधगया हम थोड़ा-सा और भी काफ़ी सारी घटनाएँ घटी हैं, उस पर भी थोड़ी हम चर्चा करेंगे। बोधगया के केस में भी आप वहाँ पे दिखाई दिए थे, आपने प्रदर्शन किया था। बोधगया का अभी क्या कंडीशन है और वहाँ पे आपने जो प्रदर्शन किया था, उसका क्या रिज़ल्ट निकला या क्या चीज़ें चल रही हैं अभी? जी। एक्चुअली बोध गया हमारा है और बोध गया सम्राट अशोक ने बनाया है। वहां का मेन बुद्ध विहार टेम्पल तो ये मनुवादियों का शब्द है, विहार महाबोधि महाविहार। और जिस तरह से मुसलमानों के पास मस्जिदें हैं, हिंदुओं के पास मंदिर हैं, उस तरह से बौद्धों के पास हमारा बुद्ध विहार भी होना चाहिए। ये जायज हमारी मांग है। लेकिन एक जो बात मैं कहना चाह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम चिल्ला रहे हैं कि ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है, ये सरासर झूठ है, पागलपन है। कोई ब्राह्मण कब्जा नहीं किए। सच्चाई ये है कि बिहार सरकार और बिहार का मुख्यमंत्री उसे अपना धन अर्जन का स्थान मानता है। मुख्यमंत्री का कब्जा है, मुख्यमंत्री का बनाया हुआ डीएम उसका मालिक है, मुख्यमंत्री पुलिस लगा रहा है। तो ये जो कब्जा है, ये सरकार का कब्जा है, मुख्यमंत्री का कब्जा है। और उनके कब्जे की वजह से वहां ब्राह्मण भी घुस गए हैं, वो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। वहां के राज्यपाल का देखिए चरित्र, मुसलमान होकर के भी लिंग की पूजा कर रहा था महाबोधि महाविहार में। तो इससे ये साफ है कि सरकार का कब्जा है और मुख्यमंत्री ने कब्जा करके रखा है। क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए, बिहार सरकार के लिए बोध गया एक गाय, दूध देने वाली गाय के समान है, क्योंकि वहां डॉलर आता है, विदेशी पैसा आता है, उसे वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम चाहे जितने आंदोलन कर लें, जब तक इस आइडियोलॉजी का मुख्यमंत्री बिहार सरकार का बनेगा नहीं, तब तक हम महाबोधि महाविहार से कभी मुक्त नहीं करा सकते। दबाव बना हम सबका, तो कई देशों के राजदूत, कई देशों के लोग, एवं दलाई लामा जी को वहां का इन्होंने संरक्षक बना दिया, नई टीम बना दी, और पहले से कब्जा था और नया कब्जा करा दिया। तो ये सब आंदोलन व्यर्थ जा रहा है। से जन जागरूकता तो बढ़ रही है, नो डाउट, लेकिन कब्जा मुख्यमंत्री का है, सरकार का है। ये आंदोलनकारियों को समझना चाहिए। जबरदस्ती पूरे दिन ब्राह्मणों को गाली देने से कुछ होने वाला नहीं है। दुश्मन इस समय ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणवाद है, और मेरे अपने लोग जो उनकी गुलामी कर रहे हैं। आदरणीय जी। अ, मुख्यमंत्री बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको बताया जाता है कि ये तो बुद्धिज़्म के काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, उसके लिए काफ़ी इन्होंने काम किया है और इस तरह की बातें प्रचारित की जाती हैं। हैं कि नहीं हैं? वो जी, प्रचारित की जाती हैं। तो ऐसे केस में क्या आपको लगता है कि उन्होंने बोधगया पे उसको पैसे कमाने का अड्डा बना रखा है, या अगर वो बुद्धिस्ट लोगों को जो एक्चुअल में बुद्धिस्ट हैं, उनको अगर सौंप देते हैं, तो क्या उनको पैसे मिलने बंद हो जाएँगे? नीतीश कुमार नो डाउट सेकुलर सोच के आदमी हैं। वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी जातियों के लोगों से वो जुड़े रहते हैं। उनकी खूबसूरती है। लेकिन ये कहना कि वो बौद्ध हैं, ये सरासर गलत है। वो चूंकि बिहार में बुद्ध को अगर माइनस कर दिया जाए, तो टूरिज्म के तौर पर, बिहार के सम्मान के तौर पर बिहार में कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है, इसलिए कुछ मजबूरी नहीं है है। वहां के किसी भी मुख्यमंत्री की कि वो बुद्ध को, बुद्ध के विहारों को, चाहे वैशाली का स्तूप बनाया हो और चाहे वो जेल तोड़ करके इन्होंने मेडिटेशन सेंटर और बड़ा स्तूपा बनाया हो। नो डाउट मुख्यमंत्री की श्रद्धा, आस्था भगवान बुद्ध से है कि उन्होंने कुछ नए अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो इतना बड़ा निर्णय लेकर
वो सेकुलरपना अपना छोड़कर और हमें हमारी विरासत वापस कर दें, मुझे लगता है ये उनमें दम नहीं है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। जी। तो बोधगया की अभी फ़िलहाल क्या कंडीशन है? जैसे वहाँ पे 9 टोटल मेंबर हैं। 4 मेंबर बुद्धिस्ट होते हैं, 4 मेंबर तथाकथित हिंदू होते हैं और 1 वहाँ के डीएम होते हैं। तो ये जो 4 मेंबर जो हिंदू हैं, ये कौन लोग हैं? और ये 4 जो देख बुद्धिस्ट हैं, क्या वाक़ई में ओरिजिनल बुद्धिस्ट हैं? या ये लोग कौन लोग हैं? देखिए, सरकार उन्हीं लोगों को मेंबर बनाती है जो सरकार के इशारे में काम करते हैं। भाजपा की ओके। सरकार में, आरएसएस की सरकार में हाई कोर्ट का जज उसी को बनाया जाएगा जो सरकार के इशारे पर काम करेगा। तो वहां जिसकी सरकार होती है वो ऐसे व्यक्ति को सेक्रेटरी मेंबर बनाते हैं जो उनका गुलाम होता है, और उन्हीं बौद्ध भिक्षुओं को बतौर पुजारी रखा जाता है जो सरकार के गुलाम होते हैं। पुजारियों की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि बौद्ध भिक्षु के तौर पर पुजारियों ने अपने आप को अरबपति बना लिया है। वहां जो भंते अच्छा। पूर्व के पुजारी और नए पुजारी जितने भी रहे हैं, अगर उनकी टोटल हुँ, जांच हुँ। करा ली जाए तो एक भी बौद्ध भिक्षु पुजारी वहां लगभग एक एक हजार करोड़ से कम का नहीं होगा, और जितने मेंबरान हैं वहां हुँ, वो भी एक एक हजार करोड़ से कम के नहीं होंगे। और जो वहां कर्मचारी हैं, अगर उनकी संपत्ति की हुँ, जांच करा ली जाए तो 50-50 करोड़ से मालिक का पैसे का मालिक से कम नहीं हो सकता है। इतना ही लूट रहे हैं। ये संयुक्त लूट है, डकैती है। वहां के बौद्ध भिक्षु भी कर रहे हैं पुजारी बनकर, और पूरा मैनेजमेंट कर रहा है वो सरकार से मिला हुआ है। मोटा पैसा सरकार खाती है और ये थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं। संयुक्त डकैती पड़ रही है, जो सच्चाई में बता रहा हूं आपको। लेकिन वो तो बौद्ध महाविहार है, उस पर इतनी बड़ी फंडिंग कहाँ से आती है, जो इतनी बड़ी लूट बताई जा रही है? जी। बहुत पैसा आता है। अभी इन्होंने खुलासा जीवन में पहली बार किया कि किस देश से कितना पैसा आया। अखबारों में भी छापा गया, तो पूरे एक महीने में 2 करोड़ रुपए आया। ये हालत तब है जब पूरी दुनिया में बोध गया आंदोलन चल रहा है और पूरी दुनिया के बौद्ध उसको समझ रहे हैं कि ये बौद्ध भिक्षु अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके पहले कितना दान आया होगा, तमाम हुँ, संपत्तियां उससे लगी हुई, तमाम भारत सरकार के टूरिज्म का पैसा है। मिली भगत करके सब लोग अपना खा पी रहे हैं और उड़ा रहे जी। अच्छा, हैं। उत्तर प्रदेश में एक और घटना आई थी जब एक बुद्धिस्ट स्तूपा था या बुद्धिस्ट विहार था और उस पर केस कर दिया गया। कई भंते और भिक्षु लोगों को जेल में भी डाला गया था। ये आपको प्रसंग याद होगा। अभी मेरे ख्याल से देखिए, 2-3 साल जब ये बोधगया आंदोलन चल रहा था तभी की ये घटना थी। जी। बदायूं की घटना थी, शायद बदायूं की घटना थी। जी, जी, वहां जी। एक सम्राट अशोक के जमाने का एक बौद्ध स्तूप था। भारतीय हुँ, हुँ। पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित किया था। वहां के एमपी ने 1 करोड़ रुपए का बजट देकर के उसका जीर्णोद्धार कराया था। चूंकि वो शहर के अंदर था तो जमीन वहां की महंगी हो गई थी। हुँ, स्थानीय हुँ। भाजपा के लोग और स्थानीय जो कॉलोनाइजर थे, इनकी नजर थी कि जो बौद्ध भिक्षु यहाँ रहते हैं इनको भगा दिया जाए और इस पूरी जमीन पर कॉलोनी बसा दी जाए, एक अच्छा सा कॉलोनी डेवलप कर दिया जाए जिससे कि कमाई हो जाए। एक एक प्लाट वो 50-50 लाख रुपए का बेचने का मंसूबा बना चुके थे, और उन्होंने षड्यंत्र के तहत पुलिस के साथ मिलकर के रह रहे बौद्ध भिक्षुओं पर हमला किया, उनको मारा पीटा और रात में वहां से भगा दिया। जब हम लोगों को पता चला तो हमने आह्वान किया, एटा इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर के लोगों को आह्वान किया, तो 10,000 लोग वहां पहुंचे और अल्टीमेटम दिया गया डीएम को, एसपी को, सरकार को, कि अगर आज ही रात अगर बौद्ध भिक्षुओं को ससम्मान बुद्ध विहार नहीं सौंपा गया तो मुख्यमंत्री के घर में हम लोग घुसेंगे, डीएम के घर में घुसेंगे। तो सरकार झुक गई, प्रशासन झुका और वो बुद्ध विहार हमारे कब्जे में आ गया, और मुकदमे भी वापस बौद्ध भिक्षुओं के हुए। ये घटना थी। मतलब वो बुद्धिस्ट का महाविहार था और उस पर ब्राह्मणवादियों ने कब्जा किया था। जी, कॉलोनी बनाना चाह रहे थे और बौद्ध भिक्षुओं को कॉलोनी। मारपीट करके भगा दिया था। बताएँ, ये चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो मैं फाइनली आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर बहुजन व्यापार का रास्ता अपनाता है, तो क्या इतिहास भी ये कहता है कि बहुजनों ने व्यापार का रास्ता बुलंद किया था और इससे बुद्धिज़्म आगे बढ़ा था? देखिए, ये नया शब्द है बहुजन, ये नया शब्द है, सोच से तो जी। इसकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है।
हालांकि बुद्ध ने भी बहुजन शब्द का इस्तेमाल किया 2500 साल पहले। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, ये सब यहाँ के पुराने राजा महाराजा हैं, शासक हैं। इन्होंने ये देश बनाया है, चलाया है और अपने खून पसीने से देश को सींचा है। और चूंकि लंबे समय तक व्यापार से मुक्त कर दिए गए, सेवक बना दिए गए, अछूत बना दिए गए जानबूझ करके सामंतवादी लोगों के द्वारा, इसलिए उनके जीवन से व्यापार और कह सकते कि बिजनेस निकल गया है। अब एक फिर अभियान चलाया जाए तो ये बहुत बड़ी क्रांति होगी, बहुत बड़ा आंदोलन होगा कि बहुजन व्यापार की ओर चलेगा। चूंकि हम सफल इसलिए होंगे कि उपभोक्ता हम ज्यादा हैं, संख्या हमारी ज्यादा है, आज भी हमारे लोग ज्यादा हैं, काबिल हैं और पढ़े लिखे घरों में पढ़े हैं। चूंकि नौकरियां, सरकार ये जानती है कि नौकरियां अगर हम बनाए रखेंगे तो ये नौकरियों से पैसे कमाएंगे, मेरे खिलाफ लड़ेंगे, इसलिए षड्यंत्र के तहत नौकरियां खत्म, निजीकरण किया जा रहा है। वो जानते हैं कि इनके पास अर्थ अगर आता रहेगा तो ये लोग आवाज उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, इसलिए अर्थ से हमको पंगु किया जा रहा है। पूरे देश में यह अभियान चल रहा है सरकारों का कि ये जो आबादी है यहाँ की, जो अपने हक अधिकार मांगती है, इसको आर्थिक और मान सम्मान से कमजोर कर दिया जाए, ये अभियान चला रहे हैं। लेकिन अगर व्यापार की तरफ हमारा बहुजन चल पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक जो हम खाते हैं सारी चीजें हमारे लोग बनाएं, बैंकें हमारी हों, होटल हमारे हों, ट्रक हमारे हों, बसें हमारी हों, है ना, कपड़े की दुकानें हमारी हों और प्रोविजन स्टोर हमारे हों, जब कंप्यूटर की दुकान हमारी, मोबाइल की दुकान हमारी, अरे सबसे ज्यादा खरीदार तो हम हैं। अगर इस अभियान को चलाया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुजन व्यापार की तरफ चल पड़ेगा और वो अपनी उन्नति कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा। ये मेरा अभियान चल रहा है और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये बहुत वाजिब कार्य है। ये उतना ही जरूरी है जितना सत्ता जरूरी है, उतना ही जरूरी जितना शिक्षा जरूरी है, उतना ही जरूरी जितना ये व्यापार जरूरी है। जी। अब बहुजनों के लिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने कहा था जब भी हम धर्म वापसी करते हैं तो 22 प्रतिज्ञा जो है। तो क्या वाक़ई में अगर कोई बहुजन बुद्धिज़्म को अपनाना चाहता है तो उसके लिए 22 प्रतिज्ञा ज़रूरी है? 22 प्रतिज्ञाएं ऐसे हैं, एक तरह की परीक्षा है, वो प्री एग्जाम मानिए आप। अगर आप बौद्ध बनना चाहते हैं तो 22 प्रतिज्ञाएं एक प्री एग्जाम है और कोई गलत प्रतिज्ञाएं नहीं, कोई खराब प्रतिज्ञाएं नहीं है। अपनी संस्कृति से जुड़ना है और जो दूसरों के बापों को बाप कह रहे हैं उनको छोड़ना है और जो लोग लुटेरे हैं, जिन्होंने हमारे बाप दादे मारे हैं, उनकी गुलामी बंद करनी है। यही तो 22 प्रतिज्ञाएं और है क्या? ये तो मैं दिन रात समझाता हूं। हमने तो बड़े बड़े कार्यक्रमों में 22 प्रतिज्ञाएं ली। पुलिस ने कहा कि आपको जेल भेजा जाएगा, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सबसे पहले तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर मुकदमा लगाइए। उनकी किताब में लिखा है ये पूरा। ये जो सरकार ने छापा है संपूर्ण बांग्मय बाबा साहब का, उसमें 22 प्रतिज्ञाएं छपी हैं। इस बेस पर तो मैं छूट पाया, नहीं तो पुलिस हमको ही भेज रही थी लखनऊ जेल में। तो इसलिए 22 प्रतिज्ञाएं कोई बुरी नहीं है। और अगर हम 22 प्रतिज्ञाएं ना भी लें, क्योंकि ये सेकुलर देश है, बाबा साहब ने खुद संविधान बनाया है, उन्होंने सभी धर्मों को मानने का, फूलने फलने का अवसर प्रदान किया है। अगर हम लोग अपना कार्य करते रहें, दूसरों को गालियां ना दें और दूसरों पर हमला ना करें और मुखर होकर के विरोध ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना काम करते रहें, अपनी संस्कृति सभ्यता से जुड़ते रहें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर विरोध भी आप करते हैं तो संविधान हमें हक देता है, तो हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। बहुजनों में एक बड़ा तबका है जो आज भी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा या कहें धम्म वापसी में अभी तक नहीं आ पाया है। तो उन्हें कैसे इस धारा में लाया जाएगा? बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि हम अभी हिंदू ही बने हैं तो ठीक है, एज़ इट इज़ चल रहा है वैसे ही ठीक है। उनको कैसे इस धारा में लाया जाएगा? जी। हमारी आबादी भले ही साहब 100 करोड़ होगी भारत में, लेकिन जिंदा लोग 1 करोड़ हैं। 99 करोड़ लोग मुर्दा हैं, मरे हुए लोग हैं। और आज भी जो अपने पुरखों से, अपनी विरासत से, अपनी संस्कृति को न जुड़ पाए, न पहचान पाए, उन्हें हम जिंदा नहीं मुर्दा मानते हैं। जितने जिंदा लोग थे सब अपने पुरखों से जुड़ गए, बाबा साहब को जान गए, बुद्ध को जान गए और उन्होंने अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया। जो मुर्दे हैं
जो गुलाम हैं वो अभी भी उनकी गुलामी करने में मशगूल हैं। उनके बीच में बैठना पड़ेगा, उनको जागरूक करना पड़ेगा, उन्हें उनका इतिहास बताना पड़ेगा। ये जो कैडर का काम बंद हुआ है ना, बहुत बुरा हुआ है। ये जो व्हाट्सएप, फेसबुक और ये मंच लगा करके बड़े बड़े कार्यक्रम करना, इनसे जागरूकता नहीं आई। बंद कमरे में जो समझाने की जागरूकता आती है, तो मैं तो निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि बंद कमरे में अपने इतिहास को समझाया जाए और लोगों को बताया जाए। जब तक आप डिबेट नहीं करेंगे, लोगों के बीच में चर्चा नहीं करेंगे, आप लोगों को ना अम्बेडकरवादी बना सकते हैं, न विज्ञानवादी बना सकते हैं, न बौद्ध बना सकते हैं। जबरदस्ती आप किसी को थोप नहीं सकते हैं। हर आदमी अपना कमा खा रहा है, क्यों तुम्हारी बात माने? और जो जहां जुड़ा है उसमें उसकी पूरी आस्था है। अगर कुछ शब्द हम बोलते हैं तो उसको बुरा लगता है। इसलिए डिबेट हमें करना पड़ेगा, लोगों के बीच काम करना पड़ेगा, और ये जो कैडर बंद हो गए ये पुनः चलाने पड़ेंगे, तभी हम नए लोगों को जोड़ पाएंगे। संख्या नए लोगों की आएगी तभी संख्या बढ़ेगी। पुराने लोग जो है वही घिसे पिटे लोग हैं, वही लोग हैं। अब वो इतने ज्यादा अभिमान में चूर हो गए हैं, नए लोगों को जोड़ना नहीं चाहते हैं। भाषा उनकी कड़क हो गई है, ये सुधरने वाले नहीं है। इसलिए हमें नम्र और विनम्र बनना पड़ेगा और नए लोगों को इस आंदोलन से परिचित कराना पड़ेगा। हमारी संख्या बढ़ेगी और लोकतंत्र में संख्या जिसके साथ होती है उसी की हुकूमत होती है। जी। बुद्ध हमेशा ही धर्म प्रचार के लिए अपने भिक्षुओं को आम जनमानस के बीच में भेजा करते थे। आप जाएँ, उनसे मिले-जुलें, कई लोग तिरस्कार करते थे, फिर भी भिक्षु लोग जाते थे। आज की डेट में क्या इस तरह से पॉसिबल है? आज की डेट में क्या भिक्षु संघ इस तरह के काम कर रहा है? देखिए, अगर 100 बौद्ध भिक्षुओं का हम अध्ययन करें तो ये पाएंगे कि 500 में से 5 बौद्ध भिक्षु हैं जो चरक भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय का कार्य कर रहे हैं। न बाकी 95% बौद्ध भिक्षु संस्कार कर रहे हैं, सुबह शाम शादी करते हैं, परित्राण पाठ करते हैं, ग्रह पर पूजन करते हैं, और भोजन का निमंत्रण आता है तो चले जाते हैं। न किसी कमरे में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 100 में से 5 बौद्ध भिक्षु हैं जो चरक भिक्षवे चारिकम करते हैं, जिन्हें ज्ञान है, जो 1 घंटा मिशन के बारे में, महापुरुषों के बारे में, धम्म के बारे में बता सकते हैं। 5% लोग हैं। संख्या काफी है बौद्ध भिक्षुओं की भारत में। अगर वो सब लोग सही मायने में बुद्ध की बात मान लें, चरक भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, तो चमत्कार हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा बहुत बड़ा। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। घरों में बैठे हैं, बिहारों में बैठे हैं, संस्कारों में लीन है, परिवर्तन का कोई माइंडसेट नहीं उन्होंने किया है। ये बड़ा अभाव है। जी। बहुजनों में जाति फैक्टर भी एक देखा गया है। बहुत सारे बहुजन एससी, एसटी, ओबीसी में, ओबीसी इवन ओबीसी में बहुत सारी जातियाँ हैं, एससी में इवन बहुत सारी जातियाँ हैं। तो ये जो डिफरेंट जातियाँ हैं, इनमें एक पॉइंट देखा गया कि बाबा साहब अम्बेडकर के दम पे, रास्ते पे जो जातियाँ गई हैं, वो उनसे कनेक्टेड थीं। बाकी अन्य जातियाँ जो हैं, वो बाबा साहब को तो मानती हैं, लेकिन धम्म को अभी भी वो उस तरह से नहीं देख रही हैं कि हमें उस चीज़ को स्वीकार ही कर लें। इस पर कैसे काम करना होगा? बाबा साहब ने स्वयं कहा कि मैं बुद्ध से 1000 गुना छोटा हूं, और बुद्ध को बगैर जाने हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। और जो लोग भगवान बुद्ध को नहीं जान पाए, बाबा साहब को ही जान गए। अगर सही मायने में बाबा साहब को जान जाएंगे तो आज नहीं कल बुद्ध को जान जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चूंकि बाबा की रग रग में भगवान बुद्ध हैं, अंतिम समय उन्होंने, उनका शरीर अस्वस्थ था और वो बुद्धा एंड धम्मा लिख रहे थे, अपनी अंतिम किताब हम लोगों को देखे गए, तो बहुत बड़ा उनके बुद्ध के प्रति बाबा साहब का त्याग है। और आज पूरे दुनिया में उन्हें सम्मान भी मिला। उस जिस तरह से ये पीपल का वृक्ष प्रायः सूख रहा था, बाबा साहब ने दीक्षा लेकर के, धम्म क्रांति करके उसमें जो जान डाली है ना, वो बहुत ही तारीफ के काबिल है, और हम सब लोग उनके ऋणी हैं इस कार्य के लिए। अगर हम बाबा साहब को सही से जान गए हैं, मान लिया है, तो हम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुद्ध से अछूते बने रहें, बुद्ध को न जान पाए। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बुद्ध और बाबा साहब ये मान लीजिए कि एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में। और जो संविधान हमें मिला
जैसा भी संविधान मिला सब बुद्ध के दर्शन के आधार पर हमें मिला। विचार करिए, अगर ये संविधान कोई ब्राह्मण लिखता तो क्या हमें इतने अधिकार होते? ये संविधान एक भारत के नागरिक ने लिखा और बुद्ध के अनुयायी ने लिखा, जिन्हें हम बाबा साहब कहते हैं। इसलिए आज डिस्प्रेस क्लास को, वंचित समाज को, शोषित समाज को मान सम्मान मिला है। तो इसलिए ये जो लोग अधूरा अधूरा जीवन, पागलपन है इनका, ये बाबा साहब को भी समझे और बुद्ध को भी जाने। अधूरा है जीवन, अगर हम एक को जान गए एक को नहीं जान पाए तो अधूरा जीवन है। जी। चलें, अब हम लोग कुछ पब्लिक से क्वेश्चंस लेते हैं। पब्लिक के क्या प्रश्न आ रहे हैं उस पे हम आगे बढ़ते हैं। जी जी यहाँ जी। पे जी, यहाँ पे 6 बिंदु यहाँ पे लिखते हैं, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, लेकिन 20 साल की सेवा पूरी होने के बाद भी आर्थिक आज़ादी नहीं मिली है। इसीलिए व्यवसाय करना ज़रूरी है। इसके साथ ही हम सबको लंबी अवधि के निवेश की कला भी सीखनी होगी। जैसे सरकारी जिसने नौकरी लिखा में बहुत है। सही लिखा। हाँ, सरकारी नौकरी में हम बच्चे को पढ़ाते हैं 20 साल, 22 साल, 25 साल तो बच्चा पढ़ाई करता है, फिर उस नौकरी में जाता है और फिर उसका बच्चा ज़ीरो से स्टार्ट करता है। जबकि जो व्यापार है उसमें अगर एक बार प्रॉपर्टी हो रही है तो उसके आने वाले बच्चे उस प्रॉपर्टी से ही शुरुआत करते हैं। तो कहीं न कहीं ये बात तो सही ही बोल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया बिल्कुल बिंदु सही। जी। जी। सर मैं और उदाहरण देना इसके चाह रहा हूँ। हाँ, हाँ, जी। सर मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ पंजाब का। हुँ, हुँ। पंजाब के लोगों ने व्यापार करने का मन बनाया, देश छोड़ने का मन बनाया। आज बहुत बड़ी शेड्यूल कास्ट की आबादी है। जितनी अच्छी जिंदगी वो जी रहे हैं, गाड़ी घोड़ा वाली, मकान वाली, इज्जत की जिंदगी, इतनी किसी भी राज्य में कोई नहीं जी रहा है। सिर्फ इसलिए जबकि वहां सरकार कभी नहीं आई। कभी भी वहां का हुँ, शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति न पार्टी बना पाया, न सरकार चला पाया। उन्हें कोई लेना देना सरकार से नहीं है, बस अपने धंधे रोजगार व्यापार से है। वहां खुशहाली है। और यहाँ हम सरकार पिछले 40 साल से है, हमारी बहुजनों की सरकार। आज भी यहाँ आधी आबादी रोटी के लिए परेशान है, गेहूं लाइन में लगी हुई है। बिहार में 40 साल से सरकार है, आज भी वहां हमारी आधी आबादी भुखमरी के कगार पर है। हुँ। जी जी, जी। बहुत बहुत आपने टू द पॉइंट नब्ज़ को बताया है यहाँ पे। गिरीश चंद्रा यहाँ पे लिखते हैं, प्राचीन भारत में व्यापारी का धर्म बुद्ध था। शमन परंपरा व्यापारियों की थी, इसीलिए पूरे विश्व में फैली। किसानों ने, व्यापारियों ने ही बड़े स्तूप, गुफाएँ, शिल्प कला को बढ़ावा दिया। बहुत सही अच्छा, बात है, हम ओके। सहमत करते हैं, बिल्कुल सही बात है इनकी। जी, शुक्रिया गिरीश जी। तो फाइनली भंते जी, आपका इस जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म है, तो यहाँ पे 2 बातें और भी आती हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली है, तो हमें बाबा साहब की ही बात को मानना और बुद्ध को मान लेना वो एक अलग यान हो जाएगा। दूसरा आता है कि बुद्धिज़्म में और कई शाखाएँ हैं जैसे महायान, थेरवादा, तंत्रयान। तो अगर जो बहुजन हैं उनको किसके तरफ मूव करना चाहिए? देखिए, हम अलग अलग जातियों में बांट दिए गए थे और हमारे कर्म भी निर्धारित कर दिए गए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उन जातियों को वर्ग बनाया, SC ST OBC जनरल, और हमें अधिकार दिया, मान सम्मान दिया। अब हम इतने फिर जानकार और समझदार हो गए बाबा साहब से बड़े कि उस वर्ग को तोड़ करके फिर जाति बनाते हैं, जाति में गोत्र तलाशते हैं। मैं प्रायः देखता हूं कि लगभग 40 साल का अम्बेडकरवादी कोई व्यक्ति है, 25-30 साल का बुद्धिस्ट है, आज भी उसके ये माइंड सेट नहीं आया कि हमें बहुजन समाज बनाने के लिए अंतरजातीय विवाह करना चाहिए। और अन्य लोगों हुँ, को, जैसे अपने घर में वो कह सकते बर्थडे पार्टी है, उसमें एक जाति के आदमी बुला लेता है। महापुरुष की जयंती मना रहा है, एक जाति के लोगों को बुला लेता है। ये प्रछन्न जातिवाद है। ये सेम लायक ब्राह्मणों की तरह कार्य है। काम यहाँ तब होगा, अब जैसे जागरूकता थोड़ी बहुत आई हम लोगों के प्रयास से, तो एक कम्युनिटी बोली हम गाडगे बाबा को अकेला मानते हैं,
एक कम्युनिटी बोली नहीं, अकेले हम बाबा साहब को मानते हैं। एक कम्युनिटी ने कहा नहीं, हम ललई सिंह यादव को ही मानेंगे। एक कम्युनिटी ने कहा नहीं 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 भाई, हम तो छीता पासी और इनको ही मानेंगे, है ना। एक कम्युनिटी ने कहा नहीं नहीं, हम सम्राट अशोक को ही मानेंगे। अरे तो ये जातिवाद तो फिर हो गया ना। हम आपको इकट्ठा हुँ, कर रहे थे। और जितने ये संत गुरु महापुरुष हैं, ये बुद्ध की परंपरा के उस श्रृंखला के सभी लोग हैं, और सबका हम सम्मान सामूहिक करें। अभी एक नया आपको एक कहानी और सुनाए। एक सज्जन हमसे मिलने आए, उन्होंने रविदासिया धर्म बना रखा है। मुख्यमंत्री ओके। से मिले, फिर हमसे मिलने आए। तो हमने कहा मुख्यमंत्री से आप मिले, हमसे क्यों आए मिलने? कि नहीं, आपका भी नाम सुना था इसलिए मिलने आए। रविदासिया धर्म था। सारे संतों गुरुओं महापुरुषों के एक के भी फोटो नहीं थे, उनके उस पर रविदास जी का फोटो था, वाल्मीकि जी का फोटो था। हमने कहा यार, ये रविदासिया धर्म, ये प्रचार प्रसार आपको बाबा साहब की बदौलत मिला है, और आप ये उनका फोटो आपने नहीं लगाया? कि नहीं, वो हमारे नहीं थे, वो महार थे। यहाँ सिर्फ उनका फोटो हम लगाएंगे जो हमारे हुँ, इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हों। तो सोचिए, इस तरह से वो लोग हमारे घरों में घुसे हैं, हमारे दिमाग पे कब्जा करके बैठे हैं। हम लोग बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हो रहे थे, फिर वो बांटने लगे, और हमारे लोग इतने भोले भाले फिर बंटने लगे। अगर ऐसे ही गुटबाजी, संगठनबाजी करते रहेंगे तो ये सपना हो जाएगा, ख्याली पुलाव हो जाएंगे कि हम कभी शासक बन सकते हैं और ये देश हमारे हाथों में आ सकता है। ये बहुत बड़ा अपराध हम लोग कर रहे हैं, और जिसका श्रेय हम ब्राह्मणों को देते हैं, बल्कि हम ही इसके गुनहगार हैं। हुँ। जी सर। जी। भंते जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई ऐसा उदाहरण आप बताएँ जो आपके सामने ऐसा घटा हो कि जो कभी कट्टर हिंदू बना हो या कट्टर विभिन्न दूसरे मत वाला हो, और वो आपसे संपर्क में रहा हो, और फिर उसमें परिवर्तन आया हो बुद्ध को लेकर, बाबा साहब को लेकर, और फिर उसने धम्म को ग्रहण किया हो। ऐसा कोई वाक़या आपके सामने हो, आप उसको सुना सकते हैं। कम से कम 50 लोगों को तो मैं श्रीलंका ले जाकर के बदल दिया हूं। जो ओके। राम भक्त थे, हनुमान भक्त थे, जब मैं इनको हुँ, श्रीलंका हुँ। ले गया तो वहां ना इनको लंका मिली, ना इनको वहां रावण का इतिहास मिला। वहां चारों तरफ बुद्धि बुद्ध मिले। तो बोले यार, हमको तो हुँ, पागल बना दिया था लोगों ने। आकर के उन्होंने अपने हाथों से प्रख्यात परम पूज्य हुँ। देवी देवता उठा करके नदियों में फेंक दिए, और वो अपने आप अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट बन गए। ऐसे जाने कितने लोग हैं जिन्होंने पहले एक समाज है विश्वकर्मा समाज, उन्होंने विश्वकर्मा मंदिर बनाया था। वो हमारे संपर्क में आकर के वो बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी कबीर के सोच वाले बन गए। तो उन्होंने कहा कि भंते जी, मंदिर ये हम परिवर्तन करना चाहते हैं। हमने, कैसे करोगे? कर दो। तो चूंकि विश्वकर्मा के 4 हाथ थे, तो हमने कहा इनका एक एक हाथ काट दो, कबीर हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? ऊपर लिख दो विश्वकर्मा की जगह कबीर मंदिर, कबीर विहार। तो उन्होंने हमारी बात मानी, और अपने हाथों से उन्होंने क्रेशर से 2-2 हाथ काट करके विश्वकर्मा के कबीर बना दिए। ऐसे जाने कितने उदाहरण हैं। वो परिवर्तन या तो उन लोगों में संगति से होता है, या आप बहस करने से कोई बदलता नहीं है। टू द पॉइंट उन्हें पहले नजदीक लाइए, उनके साथ जुड़ जाइए। डायरेक्ट विरोध करने से कोई परिवर्तन नहीं करता, बल्कि वो आपका विरोधी हो जाता है। पहले उसे नजदीक लाइए, धीरे धीरे उसके साथ उठिए बैठिए, और फिर टू द पॉइंट, विज्ञानवाद तर्कवाद के आधार पर बातें करिए। लोग बदलते हैं, बहुत लोगों को हमने बदला है, और लगातार वो क्रम हम चला रहे हैं। जी, अच्छा, जैसे चीवर पहने हुए हर व्यक्ति को समझा जाता है कि ये बुद्धिस्ट हैं, लेकिन ऐसे कई सारे बुद्धिस्ट चीवर पहने हुए लोग दिख रहे हैं, जो बोलते हैं कि बुद्धिज़्म में तो भूत-प्रेत है, तो स्वर्ग नरक है, तो ये है। जबकि आप यहाँ बता रहे हैं कि हम लोग उन्हें साइंटिफिक टेम्परामेंट या विज्ञानवाद, तर्कवाद की बातें करके आप उनको चेंज करते हैं। तो ये जो लोग दिख रहे हैं, मार्केट में दिख रहे हैं, सोशल मीडिया में दिख रहे हैं, चीवर पहने हुए बंदे, ये लोग कौन हैं? जी। एक्चुअली ब्राह्मण व्यवस्था में जिन लोगों को काम नहीं करना था, जिनको बैठे बैठे रोटियां तोड़नी थी, बैठे बैठे अपनी तौंद निकालनी थी, जिन लोगों को मूर्ख बना करके खाना था, उन्होंने ईश्वर पैदा किया, ईश्वर बनाया, और फिर देवी देवता बनाए, और फिर मंदिर बनाए, और मंदिर का पुजारी अपने आप को बना लिया। वैसे ही यहाँ प्रचंड ब्राह्मणवाद बौद्ध धर्म में भी आ रहा है, कि जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, विज्ञानवाद तर्कवाद समझा नहीं पाते हैं, वो बैठे बैठे रोटी तोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे बनते लोग भी हैं।
जो आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक की बातें करके कहानियां किस्सा सुनाते हैं। कई बनते हैं उत्तर भारत में जो आजकल कथा कहते हैं, स्वर्ग ले जाने की व्यवस्था उन्होंने बना रखी है और अंधविश्वास पाखंड फैला रहे हैं। और हमारे ही बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी पुष्प वर्षा कर रहे हैं और उन्होंने चीवर पहन रखा, हम्म। महायानी जापान का चीवर। तो इस तरह से प्रछन्न लोग यहाँ आ गए हैं। एक जगह मैं गया, वहां भंते लोग भगवान बुद्ध को खाना खिला रहे थे। तो मैंने फोन किया हम्म। उन्हें रात के 11 बजे कि भगवान बुद्ध का फोन आया, उनको प्यास लगी है, पानी भी पिला दीजिए। आपने खाना खिलाया, पानी नहीं पिलाया। तो भंते जी बोले, अरे कि पानी की क्या जरूरत है, वो तो मूर्ति है। तो हमने कहा आपने भर थाली खाना भी तो अभी खिलाया है। तो ये जो लोग हम्म। निखट्टू हैं, काम चोर हैं, बैठे बैठे खाना चाहते हैं और अपनी पंडिताई करना चाहते हैं, बौद्ध भिक्षु भी हो गए हैं ऐसे। वो ये अंधविश्वास, पाखंड, ईश्वर और डर भय का सारा दिखाते हैं। जैसे परित्राण पाठ चल पड़ा है, परित्राण पाठ का ये दिखाया जाता है कि तुम्हारे घर से निगेटिविटी निकल जाएगी, तुम्हारे घर में तरक्की होने लगेगी, पैसा आने लगेगा। भंते जी जाते हैं, बौद्धाचार्य जाता है, लगभग भगवान बुद्ध के जो पाली भाषा के सूत्र हैं, हम्म। पाली भाषा के जो सूत्र हैं, सेवना चबाला नांग पंडिता नच सेवना, इसका अर्थ दूसरा है। सुना रहे हैं इसलिए कि उनके घर से कलह कलेश मिट जाएगा। और बस फल मंगाते हैं, मिठाइयां मंगाते हैं, कपड़ा मंगाते हैं और लगभग 1000-2000 दान लेकर वहां से चले आते हैं। तो एक्चुअली जो विज्ञानवाद, तर्कवाद के तहत लोगों को तैयार करना चाहिए, ये भी लोग अब अपने आप को बदल लिए हैं। तमाम बौद्ध बदल गए हैं, तमाम बौद्ध भिक्षु बदल गए हैं, जो अंधविश्वास, पाखंड और ईश्वर का सहारा लेकर अपनी रोटियां तोड़ रहे हैं, पेट भरने का काम कर रहे हैं। ये भी दुश्मन है बुद्ध के और बाबा साहब के। तो ये भिक्षु कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मणवादी हैं और वो सिर्फ बुद्धिज्म में घुसे हैं इस तरह के कामों के लिए? उनका जन्म हुआ है एससी ओबीसी परिवार में, लेकिन सोच उनके अंदर ब्राह्मणवादी है। ओके। वो निठल्ले हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। इस क्षमता मूलक संस्कृति उन्हें प्रिय नहीं है। वो बैठे बैठे खाना चाहते हैं, बिहारों पे खाना मंगवाएंगे, वहीं पर बैठ के खाना खाएंगे। अब बुद्ध ने कहा चरक भिक्षवे चारिकंग, बल्कि बिहार पे खाना मंगवाएंगे। तो मैं थोड़ा बगावती बौद्ध भिक्षु हूं, सही बोलता हूं। इसलिए मेरे चाहने वाले भी दुनिया में बहुत हैं और मेरे आलोचक भी दुनिया में बहुत हैं, क्योंकि मैं स्पष्ट कहता हूं, उसमें कोई डर भय नहीं है मुझे कि ये बुद्ध जी। के दुश्मन है, बाबा साहब के दुश्मन है। दुश्मन जो है वो तो है ही है, हमारे अपने और दुश्मन उनके बन गए हैं। और हमारे मूर्ख लोग उनको दान दक्षिणा दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, मनगढ़ंत जी, कहानियां, जातकों में। कपोलकल्पित कहानियां। जी, जैसा कि आपने कहा ये ठीक प्रसंग जातकों में भी आता है कि जब देवदत्त अपने बिहार में ही खाना मंगा के खाता था और जी आपकी बातों से मुझे याद आया। जी। यहाँ पे एक प्रश्न आया है और ये यूके से सम्यक जी पूछ रही हैं, जी। नौयान क्या है? इसकी फिलॉसफी में क्या है? कैसे देखते हैं? बाबा साहब के धम्म क्रांति को ही हम नवयान भारत में कहते हैं। अब नवयान के सिद्धांत अलग बना लेना, महायान के अलग बना लेना, हीनयान के अलग बना लेना, बुद्धयान के अलग बना लेना, ये तो बांटना हो गया ना। बुद्ध का दर्शन सबको जोड़ रहा है। हमें कोई शब्द से तकलीफ नहीं है कि बाबा साहब ने धम्म क्रांति की, लेकिन एक नवयान कह करके आइडेंटिटी करना, एक अलग और लाइन बनाना, अरे ऑलरेडी जो लाइन बनी बनाई है उसी को बड़ा करिए। बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की जो लाइन है, अलग से लाइन बना करके आप उनके बराबर नहीं जा सकते हैं। ये पागलपन है और ये माइंड का फितूर है, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का, अपने आप को चमकाने का। क्या हुआ, बहुजनों ने कम से कम 1000 पार्टी बनाई भारत में, 1000 पार्टी बना ली। न संगठन जी। है, न साधन है, न कोई विचार है। और अब अपने आप को और अपनी कौम को जो जो लोग जीत गए उनके यहाँ बेचते हैं जाकर के, कि देखिए भैया मेरी पार्टी है, मेरी फलानी जाति की पार्टी है, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे पैसा दे दो। लगभग यहाँ सभी जाति की पार्टियां हैं और वो सब जाति के लोग अपनी अपनी जातियों को यहाँ सामंतों के यहाँ बेच रहे हैं पार्टी बना करके। अब कहते हैं कि बहुजन शासक नहीं होता। अरे जब तुम बेच रहे हो अपने आप को, अपनी पार्टी को बेच रहे हो, कौम को बेच रहे हो, शासक कहां से तुम बन जाओगे? और दूसरों को दोष देते हैं। लगभग जितनी पार्टियां सब ऐसी हैं यहाँ। जी। और इसके बाद से एक हाँ, फ्रीडम अननोन यहाँ लिखते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के सभी मोनूमेंट्स को फेंसिंग किया जाना चाहिए
जैसे कि मुख्य मॉन्यूमेंट्स में फेसिंग है। लोग मॉन्यूमेंट पर चढ़ रहे हैं और डैमेज कर रहे हैं, रिसेंटली विज़िट करने पर पाया गया। अच्छा, इसी तरह से लोकतंत्र में हम केसरिया आवाज स्तूप उठा पे भी। सकते हैं, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कब्जा है। ये जिम्मेदारी उनकी है हुँ, कि किसी को ना चढ़ने दें वो। हम तो, हुँ, हमारे यहाँ कल्चर ये है कि स्तूप पर हम चढ़ते तक नहीं है, उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये जो अत्याचार हो रहा है हमारी विरासतों के साथ, एक मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हमने गुजरात का दौरा किया, तो गुजरात में जो हुँ, बौद्ध हुँ, गुफाएं हैं, चाहे वो जूनागढ़ की हो, चाहे वो पोरबंदर की हो, और चाहे वो जामनगर की गुफाएं हो, लगभग हमने सबका भ्रमण किया। सब जगह लिखा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की निगरानी में है, और हर जगह हनुमान जी लग गए हैं, हर जगह देवी लग गई है, हर जगह शंकर जी का लिंग लग गया है और पूजा हो रही है, और हमारी विरासत है। मैंने कहा ये अत्याचार क्यों हो रहा है भाई? तो कर्मचारी ने बताया कि हम यहाँ रात भर तो रहते नहीं, रात में लोग आते हैं और यहाँ मूर्तियां रख जाते हैं, तो हम क्या करें? इस तरह से हमारी पूरी विरासत लूटी जा रही है, पूरा स्वर्णिम भारत मिटाया जा रहा है। क्या करें? जी। ऐसा एक क्लेम किया जाता है कि जितने भी जो आज के पुराने मंदिर हैं, जिस पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हिसाब से पूजा-पाठ चल रहा है, ये कभी बौद्ध विहार थे या बुद्धिज़्म से बिल्कुल, जुड़े हुए थे। बिल्कुल, इस बिल्कुल। पर आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सर, सहमति। तिरुपति बालाजी हमारा था, हुँ, हुँ। बद्रीनाथ केदारनाथ हमारा था, मथुरा सर हमारी थी। आज भी हमारे पास इतनी मोटी मोटी 4 किताबें रखी हैं, उसका नाम मठौरा था, और मठौरा बना मठ से। लगभग 9 मठ थे वहां, 1,000 बौद्ध भिक्षु रहते थे सर। और सम्राट कनिष्क के जमाने में मूर्तियों का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था वो सर। अयोध्या में हमारे शासक थे, बुद्ध विहार था, शंगाराम था, सब लूट लिया, सब लूट लिया, कब्जा कर लिया चारों तरफ से। क्या कर? हुँ। तो कुल मिला के अगर बुद्धिज़्म को फिर से जिस तरह से प्राचीन में जब ह्वेनसांग ने देखा, इत्सिंग ने देखा, फाहियान ने देखा बुद्धिज़्म को, इस तरह का अगर हमें भारत राष्ट्र बनाना है, तो हमें क्या करना होगा आगे? और इसमें जो आज के जो ब्राह्मणवादी हैं या जो तथाकथित क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, जो हिंदूवादी या जातिवादी अपनी चीज़ें क्रिएट किए हुए हैं, इनका इस नए भारत में क्या रोल होगा? जी। सर, बड़े ही दुख के साथ मैं कह रहा हूं, हजारों लाखों लोग मुझे सुनेंगे, चूंकि मैं मुखर होकर बोलता हूं, तमाम बड़े बड़े चैनलों पर रोज बोलता हूं। 100 साल पुराने संगठन आरएसएस अपनी सरकारें बना रहा है। समता सैनिक दल बाबा साहब ने आरएसएस से पहले बनाया, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया आरएसएस से पहले बना, और 153 साल हो गए हैं सत्य शोधक समाज को बने ज्योतिबा फुले ने बनाया। और इनसे ज्यादा बड़ा बायोलॉज अच्छा था, इनसे ज्यादा अच्छे विचार थे। अरे हम लोग अपने पुरखों की विरासत नहीं संभाल पाए, सत्य शोधक समाज नहीं संभाल पाए, समता सैनिक दल नहीं समझ पाए, आरपीआई पार्टी बाबा साहब ने बनाई नहीं संभाल पाए, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में झगड़ा हो रहा नहीं संभाल पाए। वो जानते हैं, बताइए क्या अब नए नए और संगठन बना के ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं? सिर्फ अपने आप को बेचने के अलावा पुरखों के बनाए संगठन हम नहीं चला पाए। और हमारे दुश्मनों ने एक संगठन बनाया, आज उनकी सरकार चल रही है, वो जैसा इशारा करते वैसे पूरा देश चल रहा है। तो गलती उनकी नहीं है जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, गलती हमारी है। हम लोग मुर्दा लोग हैं, मरे हुए लोग हैं, कायर लोग हैं सर। ये बात आज नहीं कल माननी पड़ेगी हमें, और अपने आप को डिफाइन करके, समझ करके अपने आप को एक जिंदा व्यक्ति बनाना पड़ेगा। जी। फाइनली आप पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश सर हम यही देना चाहते हैं कि 10 साल बाद यहाँ गरीब और अमीर ही बचेंगे। भाजपा की सरकार जाने वाली है नहीं, मैं आज आपको कह के जा रहा हूं। अभी वो 15-20 साल यहाँ शासन करेंगे, कोई सरकार यहाँ नहीं अपनी बना पाएगा। मैं स्पष्ट आपको बता दूं, ये सत्य बात आगे चल करके होगी। मैं अगर जिंदा रहा, आप भी जिंदा देख लीजिएगा, आगे चल करके यहाँ गरीब और अमीर दो ही तरह के लोग बचेंगे। और अगर ये मेरे लोग नहीं जागरूक हुए अपने हक अधिकारों के प्रति, अपने मानवीय अधिकारों के प्रति, और इन्होंने एकजुट होकर के, सर हमारे यहाँ संघर्ष की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो अभाव है उसका नाम है मैत्री। हम लोगों में सर आपस में भाईचारा नहीं है, मैत्री नहीं है। हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे की इज्जत नहीं करना चाहते हैं।
हमारे साथ कोई 4 दिन रहेगा, नया संगठन बना लेगा। कल एक व्यक्ति पार्टी बनाया, कहा भंते जी पार्टी का नाम रख दो, नई पार्टी बनाए। हमने कहा, मुझे माफ करो, मैं भैया पार्टी आर्टी के नाम मुझसे रखवाइए, पार्टी बना लिए। उस आदमी के पास चलने के लिए साधन नहीं है और पार्टी बना लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। ये बुखार इनका कब उतरेगा? आज कोई और दुश्मन नहीं, हमारे लोग खुद अपने दुश्मन है। न सामाजिक चेतना है, न राजनीतिक चेतना है, न धार्मिक चेतना है, न आर्थिक चेतना है। व्यापार में डबल जीरो है। सर, राजनीतिक आरक्षण और नौकरियों का आरक्षण माइनस कर दिया जाए तो बताओ बहुजनों के पास क्या बचेगा? एक इंडस्ट्री इनके पास हो बताइए, एक इनके पास खदान हो बताइए, एक सेलिब्रिटी इनके पास हो बताइए सर, किसी देश में इनका बड़ा सेटअप हो बताइए। ये सब मजदूर लोग हैं आज भी। और अगर ये ऐसे ही सोते रहे तो आगे चलकर इनकी आने वाली पुश्तें, जिनको ये पैदा कर रहे हैं ना लाड प्यार से, वो भी गुलाम बन जाएंगे, देख लेना। मैं बड़ा कड़वा बोल रहा हूं लेकिन सत्य है, ये दुख से बोल रहा हूं। पूरा घूम रहा हूं, जहां जाओ वहां आपस में झगड़ा, एक दूसरे के दुश्मन है, कोई दूसरा नहीं अपने ही। जातिवाद खेल रहे हैं, सब जातिवादी बने घूम रहे हैं। बनते लोगों की जाति तलाशते हैं, शादी करेंगे दूल्हा दूल्हा की जाति तलाशते हैं, चुनाव लड़ेंगे नेता की जाति तलाशते हैं। अरे ससुरे, हर जगह जाति तलाशोगे तो सब जातियों को उतने उतने वोट मिलेंगे जितनी जातियां रहती हैं, तो कैसे लड़ोगे उनसे जो हर तरह से सक्षम और मजबूत हो गए? इसलिए मेरा एक ही निवेदन है कि मैत्री भाव करिए। अगर चाहते हो स्वर्णिम भारत, भगवान बुद्ध, बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर और सम्राट अशोक के सपने का भारत, तो मैत्री भाव करना पड़ेगा। और मैत्री भाव नहीं कर सकते हो तो दुश्मन ऐसे ही आपको गुलाम बना के रखा, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं। जी, बहुत-बहुत आभार भिक्खु सुमित रत्न जी आपका। आप हम लोगों के साथ जुड़े हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातें की, बहुत ही अच्छी और ज्ञान दिशा की बातें की, जिससे जितने भी दर्शक हैं वो इसको देखेंगे, समझेंगे। मैं दर्शकों से भी कहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, हर बहुजन तक पहुँचाइए, क्योंकि आपके लिए कहा जाता है ना कि जो एक सामने जो दिशा दिख रही है, अगर उस दिशा में आप नहीं जाते हैं, गलत दिशा में पड़े रहते हैं या यथास्थिति बनाए रखते हैं, तो वो चीज़ें और भी खराब होते तरफ चली जाएँगी। तो इसलिए ये चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जागरूकता आए। बंते जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ये ज्ञानवर्धक स्ट्रीम के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। आप इतना जोखिम उठा करके अपने बहुजन समाज को जगा रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप संघर्ष करते रहिए, हम आपके साथ हैं। पुरखे हमारे नहीं झुके, हम लोग भी नहीं झुकेंगे और अपनी विरासत की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। जी, जय। शुक्रिया। तो ये भिक्खु सुमित रत्न जी थे। आपने देखा बहुत ही बेबाकी से, खूबसूरती से इन्होंने अपनी बातें रखी है। और जब भी कोई भिक्खु अगर कोई बात कह रहे हैं तो हमें समझना चाहिए, क्योंकि वो लोग घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, हर जगह की सिचुएशन देखते हैं और उस देखकर वो अपनी आकलन को दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं बातों में सच्चाई है। तो यहाँ पे कुछ और सुपर चैट्स आए थे। ये हेमंद्र रंग जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी आपको। यहाँ पे गिरजा शंकर मौर्य जी का सुपर स्टिकर था। फिर यहाँ पे सुनील जायसवाल जी का सुपर स्टिकर था। फिर यहाँ पे कुसुम जी का यहाँ पे नमो बुद्धाय जय भीम जी, आपको भी नमो बुद्धाय जय भीम। और यहाँ पे मनीष चौदेकर जी लिखते हैं, क्या तर्क की भक्ति ही बाबा साहब और बुद्ध की शरण होगी? हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। बाबा साहब ने यही बात कहा है कि अगर रैशनैलिटी नहीं है तो देन उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो शुक्रिया जी आपको। तो दोस्तों, आज की स्ट्रीम जैसा आप जानते हैं छोटी होती है, तो मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ और फिर हम लोग मिलते हैं ट्यूसडे को आरडब्ल्यू पे नए टॉपिक के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का अंतिम तक बने रहने के लिए।